आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि सीबीएसई बोर्ड्स में इम्पोर्टेंस रखता है। किस तरीके से कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस करा। हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, तो इसका मीन्स क्या कि सबसे पहले आपको मैटर का मतलब समझ में आना चाहिए। मैटर के पार्टिकल्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनके बीच में स्पेसीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमें पता है तो हम आगे पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। क्योंकि देखो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो जो हमारे आसपास मैटर हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है क्या वो प्योर है या फिर वो उसके अंदर कुछ और 2-3 मैटर मिले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है, तो इसको पूरे एकदम कंसेप्ट मैप की तरह समझो। जैसे मैंने चीज़ें लिखी हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे मैंने रखा मैटर। तो मैटर क्या समझा था हमने? मैटर कोई ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उस पर मास हो। ठीक, तो हमारे पास मैटर के लिए 3 स्टेट हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और स्टेट भी पढ़ी थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। वो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जब हम आसपास एक्सपीरियंस करें तो हमें पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑब्जर्वेबल है, यही चीज़ हम देखते हैं। ठीक, तो इस मैटर को मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड करा। पहला कि प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं? सोचो प्योर सब्सटेंस कैसे? जिनमें क्या हो, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो, मतलब कि कोई जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें मिक्सचर बन रहा है। ठीक, अब देखो प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन से मतलब क्या कि जैसे H2O होता है। ठीक, तो H2 में यहाँ पर देखो कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। यानी कि जब भी कोई वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल समझोगे कैसे? एटम मतलब 1 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 एटम जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक क्या है मेरे? ऑक्सीजन का एटम। ठीक, तो इन दोनों का एटम मिलके मेरा वाटर बना है। ये एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है और वाटर कहीं का भी हो, कैसा भी हो, किसी भी स्टेट में हो, उसका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा कि हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड बनाएंगे या साथ में रहेंगे। तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब ये है। सेम CO2 हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम। ऐसे अब तुम कितनी भी गैसेज या कितने भी कंपाउंड्स समझ सकते हो। ठीक, उसके बाद प्योर सब्सटेंस में ऑप्शन आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड को मैंने क्यों डिवाइड करा? क्योंकि प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एक किसी एलिमेंट की भी हो सकती है, जैसे मेटल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कॉपर। देखो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस कैन नॉट बी। ठीक, जैसे मेरे पास अगर कॉपर है, ठीक, तो क्या कॉपर को मैं ब्रेक करके आयरन बना दूंगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कॉपर एक खुद मैटर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो क्या है, वो अपनी प्योरिटी दिखाता है। कैसे कि वो हमेशा एटम उसका Cu है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि एक प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट सिंगल रहेगा। लेकिन कंपाउंड्स में क्या, अब जब मैंने बात करी कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे वाटर क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो कंपाउंड्स में क्या होगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा और जो मेरे मैटर है वो 2 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एटम देखो, अब इसको मैं कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब कि मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं वाटर को ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे? इसकी रिएक्शन देख लो, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये होगी 2H2 + O2। ठीक, तो इस तरीके से मैं वाटर को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या कि देखो वाटर का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, प्योर है। लेकिन कंपाउंड्स में जब हम बात करते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कंपोजिशन तो है, बिल्कुल बात समझ में आती है, लेकिन हम कंपाउंड्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स को जब ब्रेक, ऐसे वाटर हो गया, शुगर, सॉल्ट, मीथेन, इन सबको ब्रेक करके हम अलग अलग जो एटम्स है उनमें
तो सिंपल सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, उन्हें ब्रेक कर सकते हैं, जबकि एलिमेंट्स को हम नहीं कर सकते। एलिमेंट्स हमारे जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये सिंगल एटम हो गए और यहाँ पे एटम से मिलके मॉलिक्यूल, ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हो। ठीक, प्योर में उसके बाद अब एलिमेंट्स की बात करी तो एलिमेंट्स में हमारे पास तीन चीजें आई, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। ठीक, अब मेटल, मेटल, मेटेलॉइड्स ये सब क्यों आया, क्योंकि एलिमेंट्स जब मैंने डिस्कस करा तो हमने प्रॉपर्टीज भी देखी। ठीक है, क्योंकि देखो एलिमेंट्स हो गया तो हमारे पास कॉपर भी है, उसके साथ साथ आयरन भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन भी है, ठीक, ऑक्सीजन भी है या कार्बन का। तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज अलग थी। कैसे कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है गैस में, कॉपर है तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन कभी सॉलिड है कभी गैसेस में है। इसका मीन्स क्या कि कोई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिस पर मैं मेरे एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकूं। तो हमने जब इनको डिवाइड करा इनकी प्रॉपर्टीज देख के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, अभी सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि मेटल्स क्या है, जैसे ये जिनमें हार्ड हो, सॉलिड नेचर हो, ब्रिटल मेलेबल हो, डक्टाइल हो, ऐसे समझो। ठीक, जो डिटेल में पढ़ना है वो आगे तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस का मीन्स क्या, जिसमें सिंगल एटम हो और वो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक, अब कंपाउंड्स भी हो सकते हैं लेकिन कंपाउंड्स में क्या हो, मेरा फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गई, मीथेन हो गया, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक, ऐसे शुगर हो गया, सॉल्ट का NaCl हो गया। ठीक, तो ये फिक्स्ड कंपोजिशन हमेशा सोडियम का एक एटम होगा और क्लोरीन का एक एटम होगा। अब हम जब मिक्सचर की तरफ जाते हैं तो मिक्सचर में अगर हम जाएं तो मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती कि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स है वो बिना किसी फिक्स्ड कंपोजिशन के मिक्स कर रहे हैं। कैसे, होमोजीनस में क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी कि मतलब शुगर में वाटर में कोई क्वांटिटी मिल रही है, सॉल्ट इन वाटर में कोई क्वांटिटी मिल रही है। मतलब जैसे देखो ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक, इसमें वाटर प्रेजेंट है। अब मैंने अगर इसमें शुगर डाली, ठीक, तो जब शुगर हम इसे मिक्स करेंगे, ठीक, तो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो मिक्सचर होगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या कि जहां जितना शुगर हमारा डिसॉल्व होने के बाद जितना इस जगह प्रेजेंट होगा उतना इस जगह प्रेजेंट होगा, उतना इस जगह प्रेजेंट होगा और उतना इस जगह, मतलब पूरे जो बल्क है, पूरा जो ये इलाका है जिसमें वाटर प्रेजेंट है उसमें इक्वली डिवाइडेड होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एकदम बराबरी डिवाइडेड है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होगा। ये जो सॉल्यूशन हमने एग्जांपल बता दिए। अब हेट्रोजीनस में क्या कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि जैसे बल्क में यहाँ पर यूनिफॉर्म डिवाइडेड है, जितना जहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में सेम चीज नहीं होती। कैसे समझोगे इस बात को कि अगर अब मैं वाटर है और इसके अंदर मैं सैंड डालता हूँ, ठीक, या सॉइल, तो जब इन दोनों चीज को हम डालेंगे, ठीक है, तो पानी में डाला तो ये नीचे जो है इनका डेप्थ बन जाता है, ठीक, ये बेड बना लेंगे कैसे, इस तरीके से नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक, अब जब ये सेडिमेंट हो गए नीचे, इसका मीन्स क्या कि ये देखो, अब इसका कंपोजिशन समझो, बल्क तो मेरा पूरा ये है वाटर और ये मेरा हो गया नीचे वाला। अब देखो एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है, सैंड और सॉइल नीचे, जबकि यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, खाली। तो ये जो कंपोजिशन है ये है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर जो है सॉइल या सैंड की या तो नहीं होगा बिल्कुल भी या बहुत कम होगा, लेकिन ये नीचे सेडिमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉइल और सैंड में जो है पूरा डिसॉल्व नहीं होते, यूनिफॉर्म कंपोजिशन से डिसॉल्व नहीं होता, वो नीचे जाके सेडिमेंट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक, अपनी लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सैंड सॉइल की। अब कंसंट्रेशन टर्म अभी इतना समझ लो कि जितना ज्यादा सॉइल मिट्टी ऐसे है, इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन कम है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। ठीक, ऐसे एक और चीज समझ सकते हो कि अगर मैंने वाटर लिया और इसमें एक ऑयल की ड्रॉप डाली, तो ऑयल और वाटर जो है मिक्स नहीं करते, ऑयल वाटर नो मिक्सिंग। ठीक, ध्यान रखना, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं करते।
तो यहाँ पर ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर तैरेगी। यहाँ पर तो नीचे सेडिमेंटेशन हो गया था सैंड का, लेकिन यहाँ पर वो सेडिमेंट नहीं करेगा। तो जो एक्चुअल नीचे अगर हम देखें तो नीचे नो ऑयल होगा, ठीक है, कोई ऑयल प्रेजेंट नहीं है। तो ये मेरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक, तो देखो मिक्सचर में अब क्या हुआ, फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि हमें कोई क्वांटिटी नहीं पता कि कितना हमने शुगर के एटम ले रखे हैं या कितने सॉल्ट के एटम है, कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही, बस होमोजीनस और हेट्रोजीनस में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म समझ में आया, पूरे बल्क में डिवाइडेड होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में पूरे बल्क में डिवाइडेड नहीं होगा। और प्योर का हम समझ चुके हैं। ठीक, अब हम तो हमने दो चीजें पढ़ी, क्या, एक पढ़ा कंपाउंड, दूसरा मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में हमने देखा कंपाउंड में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन था, जो कि प्योर सब्सटेंस की पहली प्रॉपर्टी है कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा। तो कंपाउंड्स में मेरा H2O हमने डिस्कस करा कि हाइड्रोजन के 2 एटम, सेम ऑक्सीजन के 1 एटम। ठीक, ऐसे हम CH4 का डिस्कस कर सकते हैं। कार्बन का 1 एटम होगा, 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो ये भी मेरा एक कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड और मिक्सचर में हमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 या 5 कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो उनको एक एक करके समझते हैं और फिर पता लगेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, तो कंपाउंड क्या, डेफिनेट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ही क्या, क्योंकि कंपाउंड हमारा एक्चुअल में क्या है, प्योर सब्सटेंस, जबकि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ही बना है, सीधी सी बात है। ठीक, तो प्योर कंपाउंड में या प्योर हम बात कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेट एलिमेंट्स डेफिनेट रेशियो में होते हैं। जैसे CH4 डिस्कस करा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस करा, अमोनिया डिस्कस करेंगे, या अमोनिया बता दो ये फॉर्मूला होता है NH3, एक नाइट्रोजन का एटम होता है। तो ऐसे हम कंपाउंड हजारों लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें चीज़ समझनी ये है कि इनका जो फॉर्मूला है या जिनका रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब रेशियो की बात करी तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे आ गया मैथ्स का कंसेप्ट। तो यहाँ पर समझो कि जैसे मैंने आपसे बोला था CH4, तो यहाँ पर 1 कार्बन का है और 4 ऑक्सीजन के है। तो इनका रेशियो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन लूँ तो कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4, तो इनका रेशियो आ गया 1:4। तो जहाँ कहीं भी ये मीथेन प्रेजेंट होगा वहाँ पर इनका रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का 1:4 होगा। सेम मैंने आपसे अमोनिया डिस्कस करा है NH3, तो नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। तो ये रेशियो की बात कर रहे हैं हम सिंपल कि नाइट्रोजन के कितने एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है। ठीक, तो इनका सेम डेफिनेट रेशियो होता है। मिक्सचर में क्या, सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो का वो नहीं है, किसी भी रेशियो में मिक्स कर रहे हैं हम। पानी में कितनी भी चीनी मिला दे रहे हैं, उसका हमें कोई रेशियो का पता नहीं कि कितना ml वाटर है और कितना शुगर है, कोई फिक्स नहीं है। एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। अब जैसे ये NH3 बना है, तो ये NH3 बना है इन चीज़ों से। देखो तुम्हारे ये सिलेबस में तो चीज़ नहीं है कि मैं ऐसे रिएक्शन लिखा रहा हूँ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन समझानी है तुम्हें चीज़ें। क्या समझाना है कि जो ये कंपाउंड बना है NH3, तो वो बनता कैसे है। तो इसके लिए होती है एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब मिलेंगी तो अमोनिया बनता है। यानी कि ये जो कंपाउंड बना है ये किसी केमिकल रिएक्शन से बनेगा। और तुम पढ़ोगे आगे 10th क्लास में, समझने का कंसेप्ट ये था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकली कुछ रिएक्शन होगी तो मेरे को मिलेगा कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या है, केमिकली कंबाइन होके बनेगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी चीनी और पानी आपस में कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे, चीनी सीधा पानी में घुल जा रहा है, उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, चीनी चीनी है, पानी पानी है, दोनों बस आपस में डिसॉल्व हुए पड़े हैं। ये नहीं कि आपस में घुस गए हैं तो पानी चीनी से निकल रहा है, चीनी पानी से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक, कॉन्स्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज, इनकी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी प्रॉपर्टी लूज हो सकती है। अब ये तुम खुद समझ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब कि जिससे वो पार्टिकल्स बने हैं, है ना, पार्टिकल्स या जो मैटर है किस चीज़ से बना है वही कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा था नाइट्रोजन गैस,
यहाँ हाइड्रोजन गैस, लेकिन बना मेरे को अमोनिया। ठीक, तो इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी वो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हो सकता है अमोनिया गैस हो और लिक्विड भी हो सकती है। तो जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बदल के अब अमोनिया में चेंज हो गया है। इसकी स्मेल अलग होगी, कलर अलग हो सकता है और जो प्रॉपर्टीज है वो सब अलग होंगी। ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, लूज मतलब खो देते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट की प्रॉपर्टी रहती है। अब चीनी मीठी है, अब तुम चीनी को टेस्ट करो लेकिन पानी में डाल के टेस्ट करो तो तुम्हें पता है वैसे भी डायरेक्ट उसके जो चीनी के शुगर क्यूब्स होंगे वो वैसे ही मीठे होंगे, सेम पानी में डालने पर भी मीठा ही टेस्ट आएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं। जो प्रॉपर्टी है अगर वो तुम चाहे ऐसे टेस्ट करो या पानी में डाल के टेस्ट करो वो मीठा स्वाद आएगा ही आएगा। ऐसे सॉल्ट को भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर मिक्सचर समझ में आ गया तुम्हें कि रिटेन करते हैं प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब ये चीज कैसे समझ में आती है कि मैं अगर अमोनिया है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होके ये चीज बनी है, तो क्या हम इसमें फिजिकल मेथड क्या मैं यहाँ पर फिजिकल मेथड मैंने डिस्कस करा तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके क्या इसे बदल सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। अगर मैं पानी को हीट करने लग जाऊँ तो वो पानी H2O लिक्विड है, H2O वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या पर वो कुछ और बन जाएगा? अब पानी को हीट करोगे तो कुछ और थोड़ी ना बन जाएगा, वो वेपर फॉर्म में होगा लेकिन रहेगा तो H2O फॉर्मूला ही, यानी कि सेम रहेगा। तो इसको हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, जबकि कांस्टेंट को अलग कर सकते हो। अब तुमने क्या ऑब्जर्व करा है कि अगर एक कंटेनर में वाटर प्लस शुगर है और वो मिक्स है, जब मैं इसे हीट करूंगा तो मेरे को वाटर एवापोरेट कर जाएगा और जो कंटेनर है उसमें शुगर नीचे मिल जाएगी हमें। ठीक, तो वो नीचे ही, तो इसमें क्या मतलब फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर। तो यहाँ पर जो होमोजीनस है कंपाउंड वो हमेशा होमोजीनस होता है, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, वेपर स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, वो रहेगा H2O का H2O ही, NH3 का NH3 ही, CH4 का CH4 ही, है ना। और एग्जाम्पल बतेरे ले सकते हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस इन नेचर। तो ये बात समझ में कैसे आती है कि अब मिक्सचर जो है वो होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। कैसे कि अगर वो मिक्स कर रहे हैं, अब वो डिसॉल्व नहीं हुआ कंप्लीटली तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। अब वो हेट्रोजीनस का केस हो गया कि बल्क में पूरा डिवाइडेड नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है तो वो एग्जाम्पल होमोजीनस का हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है, लेकिन एक कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होता है। अब ये बात समझ में आती है। तो कंपाउंड और मिक्सचर का जो तुम्हारे बीच में कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो इन पॉइंट से वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स जो है लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देख। हाँ, तो मैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस का कंसेप्ट मैंने समझाया था। तो मुझे पता है कि कई बार बच्चे इसका कंसेप्ट नहीं समझ में आ पाता, तो इन दो डायग्राम को पहले अच्छे से देखते हैं, क्या हम समझ सकते हैं और क्या हमें बता रहा है। ठीक, तो मैंने इसको अब मान लेते हैं अभी कुछ नहीं है। ठीक, इसका नाम ऐसे नहीं रख देते कि होमोजीनस है। पहले समझते हैं बात को कि ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर का और शुगर का। ठीक, तो वाटर के पार्टिकल तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर मेरा एक ग्लास है और इसमें वाटर प्रेजेंट है, और वाटर के मॉलिक्यूल जिसकी शेप होती है वैसे रहते हैं, मतलब पूरे पार्टिकल या पूरे ग्लास के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स फैले हुए होंगे। ठीक, अब मैंने इसमें शुगर डाली। ठीक, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स रेड कलर में मैंने शो कर रखे हैं। तो जब रेड कलर के मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे पूरा डिसॉल्व हो गए। ठीक, डिसॉल्व कैसे हुए कि जितने पार्टिकल्स देखो यहाँ पर है, सेम नीचे नीचे, मतलब हर जगह ये जो पूरा एरिया है इसको हम बल्क बोलते हैं। ठीक, कि पूरा जिसमें कंटेनर है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हमने बल्क बोला। ठीक, तो पूरे बल्क में शुगर के मॉलिक्यूल्स देखो हर जगह सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब इक्वली डिवाइडेड है। अब इक्वली डिवाइडेड है तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनस। ठीक, तो ये होमोजीनियस वर्ड वहां से आया है कि इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड, बराबर बराबर बटे हुए हैं, जितने नीचे हैं उतने ही ऊपर है उतने ही बीच में है। ठीक, तो इसको इसीलिए हमने बोला होमोजीनस कॉम्पोजिशन। ठीक, लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनस कॉम्पोजिशन देखता हूँ, ठीक, तो हेट्रोजीनस कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है देखो,
तुम्हारा दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्लैक कलर में शो हुए और सैंड सॉइल के इसमें। अब सैंड सॉइल के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व नहीं होते, मट्टी पानी में नहीं घुलती, उनके जो पार्टिकल्स हैं हमें शो हो जाते, दिख जाते हैं और वो डिसॉल्व नहीं होते। तो डिसॉल्व नहीं होंगे तो इसका मतलब वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो मैंने देखो रेड कलर से सैंड सॉइल को शो करा है, तो वो नीचे जाके बैठ गए हैं कुछ टाइम बाद। एक दो हो सकता है इधर उधर प्रेजेंट हो, लेकिन मैं क्या इसमें देख सकता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऊपर जो है पार्टिकल्स कम है। यानी कि ये कैसी कॉम्पोजिशन हुई, हेट्रोजीनियस, कैसे, बराबर डिवाइडेड नहीं है, नॉट इक्वली डिवाइडेड। देखो डायग्राम समझोगे क्या चीज उसके अंदर हो रही है तो तुम्हें पार्टिकल्स देख के समझ में आएगा। ठीक, तो यानी कि ये जो कंपोजिशन कैसी हुई, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, नॉट इक्वली डिवाइडेड, कि ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ नीचे ज़्यादा है और ऊपर जो है नहीं या फिर ना के बराबर है। तो यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गई क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर जगह बराबर है, तो इसे इक्वली डिवाइडेड बोल दूँ या क्या कह सकता हूँ, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, कैसे भी क्वेश्चन आए पहली चीज पता करना क्या वो डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होंगे तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आ सकता है, कुछ टाइम बाद अगर वो सेडिमेंट होते हैं नहीं डिसॉल्व होंगे तो हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, कई बार पूछते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।